नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रीडेक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कॉमिक्स। आज की कॉमिक्स का नाम है नागराज और बुगाकू। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं नागराज और बुगाकू कॉमिक्स को। नागराज और बुगाकू, सुपर कमांडो ध्रुव। लेखक संजय गुप्ता, चित्रांकन प्रताप मुलिक, संपादन मनीष चंद्र गुप्त। अफ्रीका के जंगल में ये सपेरा कोई बड़ा यज्ञ कर रहा है। मुझे नागलोक का राजा वासुकी चाहिए। सपेरे ने डाली यज्ञ की अग्नि में आहुति। किसी बहुत बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो वासुकी को प्रसन्न करने में लगा हुआ था, किंतु उसके मंत्र व आहुतियां कुछ काम न आ रहे थे। ये देख उत्तेजित हो उठा सपेरा, है नाग सम्राट, अब मैं अपनी जीभ अग्नि के हवाले कर रहा हूं। और अगले ही पल कटी हुई जीभ हवन कुंड की अग्नि की ओर लपकी, किंतु सपेरे की जीभ वो लपलपाती हुई अग्नि छू भी ना पाई। तब प्रकट हुए वासुकी की कृपा से सपेरे की जीभ वापस जुड़ गई थी। भगवान, मुझे शक्ति खड़क प्रदान कर कृतार्थ करें। शक्ति खड़क तो समस्त नाग जाति की अमानत है, वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता सपेरे। कुछ और मांग लो। तो प्रभु, मेरी बीन में वो ताकत भर दीजिए कि वो किसी भी सर्प को वश में कर सके। वासुकी के मुंह से तुरंत निकला, तथास्तु। और शक्ति किरण उसके हाथ से निकलकर उस अद्भुत से बीन में समा गई। सपेरे ने बीन उठाई और उसे बजाने लगा। क्या 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 कर रहे हो ये तुम? बीन की मस्त धुन ने वासुकी को थिरकने पर मजबूर कर दिया। रुक जाओ सपेरे, ये ज्यादती है। वासुकी अपनी ही दी हुई शक्ति में बंध गए। सपेरा भी झूम झूम कर वो अद्भुत बीन बजाने लगा। इस धृष्टता की तुम्हें भयंकर सजा मिलेगी। तब जबकि वासुकी पूरी तरह बीन के स्वरों में बंध गए, पकड़ में आ गए वासुकी। सपेरे ने झट उसे पिटारे में कैद कर लिया। हा, अब नागों को मेरी इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। नागलोक में हंगामा मच गया जब ये खबर पहुंची कि नाग सम्राट कैद हो गए, वासुकी बंदी। नागलोक में हुई आपातकालीन बैठक। वो सपेरा महाराज के बदले प्रलंकारी शक्ति खड़क मांग रहा है। हाँ, हमें महाराज चाहिए, उसे शक्ति खड़क दे दो, हमें महाराज चाहिए। और शक्ति खड़क वासुकी के अपहरणकर्ता सपेरे के हाथों में सौंप दिया गया। ये लो शक्ति खड़क, नीच मानव, और महाराज वासुकी को छोड़ दो। हा, उसे ले जाओ, अब वो मेरे किस काम का। कामयाबी हासिल कर सपेरा वहां से निकल गया। फिर विश्व के बलशाली मानव, अफ्रीका के जंगलों के बेताज बादशाह सम्राट थोड़ांगा को सपेरे ने वो खड़क सौंप दिया। लीजिए महान थोड़ांगा, मैं नागलोक से शक्ति खड़क लाने में कामयाब हुआ। शाबाश, ये शक्ति खड़क नागराज को कत्ल करने में जरूर सफल होगी। सपेरे, अब हम तुम्हें मालामाल कर देंगे। सम्राट थोड़ांगा शक्ति खड़क लेकर पहुंचा मिस किलर के पास, जो इन दिनों तंजानिया के जंगलों में सम्राट थोड़ांगा की मेहमान बनी हुई थी। मिस किलर, नागराज के खात्मे के लिए हमने तो अपनी वांछित वस्तु प्राप्त कर ली है। आप कहाँ तक पहुंची? बस कुछ ही देर में ये मशीन हमारे लिए वो शक्तिशाली आदमी तैयार कर देगी जो नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव हमारे दोनों ही दुश्मन का सफाया कर देगा। और मिस किलर के कंट्रोल लीवर खींचते ही खाली केबिन में जैसे तूफान उठ खड़ा हुआ। अगले ही पल उसमें नजर आई वो रहस्यमयी आकृति जिसे आने वाले दिनों में एक नया तूफान खड़ा करना था। प्रसन्नता से चीख पड़ी मिस किलर, मैं कामयाब हो गई थोड़ांगा। हा, वो देखो, जंगली किस तरह जापान की सर्वश्रेष्ठ नृत्य कला के पात्र बुगाकू में परिवर्तित हो गया। तो ये हमारे किस काम आएगा? क्या हमें नाच दिखाएगा? ओ नहीं सम्राट थोड़ांगा, अब मैं इस मशीन के द्वारा इसमें जापान की गुप्त मार्शल आर्ट्स विद्या के सभी दाव पेंच और पैंतरे भरूंगी, और तब ये हमारे मिशन को सफल बनाएगा। किंतु ये काम तो हमारा कोई साधारण जंगली भी कर सकता है, फिर ये बुगाकू ही क्यों? क्योंकि बुगाकू में होगी जापान की उस सर्वश्रेष्ठ कला की हर बारीकी, और जो फुर्ती इसमें होगी वो तुम्हारे किसी जंगली में नहीं होगी। मिस किलर फिर मशीन पर झुक गई। पहले मैं इसमें जूडो कराटे की शक्तियां भर लूं, फिर तुम्हें इसका कमाल दिखाती हूँ। हमारे दोनों ही प्रतिद्वंदी मार्शल आर्ट्स के माहिर हैं, इसलिए उनका मुकाबला करने के लिए जरूरी है। मिस किलर ने खटाखट कई बटन दबा दिए। बुगाकू के बदन में जैसे हजारों वॉट की बिजली समा गई, और अगले ही क्षण वो केबिन का बुलेट प्रूफ मजबूत शीशा एक ही किक में तोड़ केबिन से बाहर आ गया। मिस किलर को बुगाकू का प्रणाम। सम्राट थोड़ांगा,
अब ये तैयार है। अपने सभी शक्तिशाली जंगलियों से लड़वाकर आप इसकी योग्यता परख सकते हैं। हाँ, ये जरूरी है, किंतु मैं खुद भी इसे परखूंगा। अगले ही पल सम्राट थोड़ांगा और बीसीओ जंगली दौड़ पड़े बुगाकू की ओर। फुर्ती से झपटा बुगाकू अपनी ओर आते थोड़ांगा पर और अपनी शक्तिशाली किक का स्वाद चखा दिया सम्राट थोड़ांगा को उसने। चीख निकल गई महाबलशाली जंगल सम्राट थोड़ांगा के मुंह से। वो पीठ के बल जाकर टकराया पथरीली जमीन से। हाय, टूट गई रे मेरी बिना कवच वाली कमर, मार दिया रे। सम्राट थोड़ांगा की कमर पर उगा कछुए की पीठ की तरह का मजबूत कवच नागराज और थोड़ांगा में नागराज से हुई जंग के दौरान टूट गया था, जो कि अभी पूरी तरह से दोबारा नहीं उग पाया था। सम्राट थोड़ांगा के गिरते ही बुगाकू टूट पड़ा बाकी के प्रतिद्वंदियों पर। बुगाकू जूडो कराटे का सुंदर प्रदर्शन कर रहा था। बिजली की फुर्ती से नाचता उसका बदन जंगलियों के बीच कहर बरसा रहा था। उफ, हमें तो मौका मिल ही नहीं पाया। धड़ाक! हर किसी को लग रहा था जैसे वो उसी से लड़ रहा है। कुछ ही पलों बाद, मिस किलर, आज्ञा दे, अब मुझे क्या करना है? क्यों थोड़ांगा, क्या विचार है तुम्हारा? यह है किसी काबिल? क्यों शर्मिंदा करती हो मिस किलर? बुगाकू ही नागराज को कत्ल करने के काबिल है। सम्राट थोड़ांगा खड़ा हुआ। ये लो बुगाकू, ये शक्ति खड़ग, तुम ही इसके असली हकदार हो। अब तुम्हें हमारे सबसे बड़े दुश्मन नागराज को पकड़कर हमारे सामने लाना है और फिर यहीं हमारे सामने तुम उसका कत्ल करोगे। ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। पलक झपकते ही वो गायब हो गया। ये कहाँ गया मिस किलर? हा, यही तो इसकी सबसे बड़ी खूबी है सम्राट थोड़ांगा। बुगाकू ट्रांसमिट हो गया है बंबई, जहाँ इस वक्त नागकुमारी विसर्पी मौजूद है, जिससे मिलने नागराज वहां जरूर आएगा। बुगाकू जब चाहे जहां चाहे ट्रांसमिट हो सकता है। अब हम इस स्क्रीन पर देखेंगे नागराज और बुगाकू का टकराव। अब मुझे हमारी जीत और नागराज की हार का विश्वास होने लगा है। असाधारण शक्तियों का स्वामी नागराज जादू के शहंशाह का आतंक समाप्त कर आ गया था हिंदुस्तान। तुतनखामेन से शानदार टक्कर मैं कभी नहीं भूल सकता। विसर्पी बंबई शिक्षा ग्रहण करने आई हुई है। अब मैं उससे मिलने उसके हॉस्टल जा रहा हूँ। फिर वो होटल से बाहर निकला। वो मुझसे मिलकर कितना खुश होगी। किंतु हॉस्टल पहुंचकर नागराज को लगा एक झटका। विसर्पी? वो तो 4 दिन से हॉस्टल से गायब है। पुलिस भी थक हार कर बैठ चुकी है। विसर्पी की चिंता सताने लगी नागराज को। विसर्पी के बारे में जानने के लिए पढ़ें प्रलयंकारी मणि और शंकर शहंशाह। हॉस्टल से निकलकर वो एक और बढ़ चला। सुनसान तट पर पहुंचकर वो रुका। मुझे उसके बॉडीगार्ड शूलकंठ से संपर्क करना होगा। शूलकंठ, तुम जहां भी हो मेरे सम्मुख प्रकट हो। कुछ देर की कोशिशों के बाद लगता है वो कहीं आसपास ही है, पर कहां? नागराज की मानसिक तरंगों का जवाब शूलकंठ की मानसिक तरंगों के जरिए मिल रहा था। नागराज उन मानसिक तरंगों का पीछा करता समुद्र की तरफ बढ़ चला। समुद्र के अंदर से आ रहे हैं ये संकेत। लगता है वो किसी खतरे में है। कुछ ही क्षण बाद सामने तरह हृदय जमा देने वाला खौफनाक दृश्य। नागकुमारी विसर्पी को वो दानव अपने विशाल मुंह में डालने ही वाला था कि शूलकंठ के विषय में जानने के लिए बढ़े नागराज और कालदूत। उसके हाथों को नागरस्सी ने जकड़ लिया। नागरस्सी यानी नागराज। दानव के हाथों को लगा एक झटका। नाग सम्राट नागराज, तुम? नागराज टूट पड़ा दानव पर। ओह, पानी के अंदर मेरे ताकतवर वार भी इस पर प्रभावहीन है। दानव ने नागराज को पकड़ा और अपने विशाल मुंह में डाल दिया। नागराज जा पड़ा दानव के पेट पे। उफ, ये क्या हुआ रे नागराज? यहां तो तू सांस भी नहीं ले पा रहा है। तभी नागराज की नजर पड़ी एक और शरीर पर। हाय, ये कौन है? क्या जीवित है ये? शीघ्र ही नागराज का दम घुटने लगा। सर्पदंश ही अब मुझे इस विपत्ति से निकाल सकता है। बाहर दानव का आतंक जारी था। वो फिर विसर्पी की तरफ बढ़ा। नागराज को तो तू निगल ही चुका है दानव, अब मुझे भी निगल ले। किंतु तभी दानव को लगा एक भयानक झटका। उफ, ये क्या हुआ? अगले क्षण दानव भयंकर चित्कार कर उठा। समुद्र के पानी में भयंकर हलचल मच गई। देखते ही देखते दानव का विशाल शरीर गलने लगा। घोर आश्चर्य, दानव का शरीर पिघल रहा है। ये तो नागराज के विष का कमाल है। दूसरे पल, नागराज नागराज! अरे, वो विषाक्त को उठाए ला रहा है। क्या विषाक्त जिंदा है? कुछ देर बाद समुद्री नागलोक में विषाक्त नागराज को अपने साथ घटी घटना का विवरण दे रहा था। नागराज
हम समुद्री नाग कभी कभी घूमने के लिए समुद्र के बाहर भी चले जाते हैं। ऐसे ही एक दिन ये दोनों मुझे मानव नहीं लग रहे हैं, जरूर ये नाग मानव हैं। शूलकंठ, रविवार को समुद्र तट पर घूमना कितना अच्छा लगता है। हाँ नाग कुमारी। तभी एक तरफ शोर उठा, हा हा हा, चलो बीच खाली करो, पंगा दादा आ रहा है, हुर्र। विशर्पी के पास पहुंचकर जीप से एक मजबूत हाथ निकला और हुर्रे सुंदरी, हाय हाय सुंदरी। ओह, सन्न रह गया पल भर के लिए शूलकंठ। फिर वो चीखता हुआ उन जीपों की ओर दौड़ा, रुक जाओ कमीनो, कुमारी विसर्पी को छोड़ दो। महाबली विषाक्त, जो ये सब देख रहा था, तेजी से हरकत में आया। मुझे इन्हें इन इंसानी दरिंदों से बचाना होगा। और एक के पीछे एक दो धमाके गूंजे, तब जबकि आउच, पंगा दादा से पंगा, नहीं बचेगा, अब ये नहीं बचेगा। दो बदमाश जीपों से उतरे। क्यों बे, दादा की गाड़ियां तोड़ी तूने? हम तेरे हाथ तोड़ेंगे। विषाक्त ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ आगे कर दिए। लो तोड़ो। हॉकिया हरकत में आई। विषाक्त के हाथ हिले, धाड़ धड़ाक। साथियों की एकत देखकर पंगा दादा और सभी गुंडे जीपों से कूदे। भयंकर जंग छिड़ गई समुद्र तट पर। विषाक्त के लिए तुम मच्छरों से ज्यादा नहीं हो। शूलकंठ भी इस जंग में शामिल हो गया। कुमारी विसर्पी को छूकर तुमने अपनी मौत बुला ली है। महाबली विषाक्त के बाहुबल ने पंगा दादा और उसके साथियों को दिन में तारे दिखा दिए। कुछ ही देर बाद, पंगा दादा, अब के बाद तू किसी से पंगा नहीं ले सकेगा, तेरे हाथ तोड़ दूंगा मैं। नहीं, मुझे माफ कर दो उस्ताद, माफ कर दो। पंगा दादा उस्ताद मान गया विषाक्त को। किंतु तभी वहां बिजली सी कौंधी। उफ, वहां प्रकट हुई एक अद्भुत आकृति। बुगा को तुम्हारी मदद के लिए आया है पंगा दादा, डरने की जरूरत नहीं है अब तुम्हें। विषाक्त ने बुगा को ऊपर छलांग लगा दी। चलो पहले हिमायती को ही खत्म कर दे। छलावे की तरह बुगा को अपनी जगह से हिला। उफ, इसमें तो बिजली की सी फुर्ती है। विषाक्त उछला। मेरे लिए बचकानी लड़ाई है। जापान की कुंग फू फाइटिंग कला में विश्व भर में मुझसे कोई नहीं जीत सकता। बुगाको की पैनी दृष्टि उसकी हर हरकत परख रही थी। बुगाको ने उसकी हवा में लहराती टांगे पकड़ी और इसकी युद्ध कला तो अच्छी है ही, ये मां बलशाली भी है। उछाल फेंका बुगाको ने विषाक्त को। हा हा हा, क्या बुरी गत बनाई है बुगाको ने इस पहलवान की। विषाक्त संभला और आओ मित्र, इससे हम नहीं जीत पाएंगे, रूप बदलकर निकल चलो। सिगरी तीनों नाग बन गए। भागो समुद्र की तरफ। ये क्या, ये सांप कैसे बन गए? किंतु पंगा दादा को अपने सवाल का जवाब ना मिल पाया। कुछ ही पलों में वो अथाह समुद्र में विलीन हो गए। भाग गए कायर। उनमें से दो की मुझे जरूरत थी पंगा दादा, और इसीलिए मैं तेरी मदद को आया था। खैर, देर सवेर नागराज को जरूर तेरे इस कार्य का पता चलेगा और फिर वो तेरे पीछे पड़ जाएगा, और तब तक मैं तेरे साथ हूँ। 2 दिन ये नागलोक में हमारे मेहमान रहे, किंतु आज जब हम इन्हें विदा करने नागलोक से बाहर पहुंचे, उस भयानक समुद्री दानव ने हमारा रास्ता रोक लिया। मैं उससे लड़ा, किंतु उसने मुझे निगल लिया। अगर तुम समय पर ना आए होते तो बहुत से लोगों की हत्या कर देता। फिर कुछ देर बाद समुद्र तट पर नागलोक वासियों ने दी नागराज, विषर्पी और शूलकंठ को एक भावभीनी विदाई। लो नागराज, ये नागलोक की तरफ से तुम्हारी वीरता, शौर्य व मित्रता का प्रमाण चिन्ह। धन्यवाद विशाख। विषर्पी की रक्षा कर नागराज को तुमने अपना ऋणी बना लिया है। विषर्पी को हॉस्टल पहुंचाकर नागराज चल पड़ा पंगा दादा और बुगाको की खोज में। विषर्पी पर हमला करने वालों को बख्शूंगा नहीं मैं। बंबई के होटलों, क्लबों व रेस्तराओं में पंगा दादा जैसी मशहूर हस्ती को खोज रहे हो? धारावी का मालिक है वो। धारावी? पंगा दादा कसाई था पूरा। हैवानियत भरा काम करके वो पलटा। विक्टर, इनके जख्म भर जाए तो इन्हें भीख मांगने बिठा देना। विकलांगों को भीख अच्छी मिलती है। हा हा हा। ठीक है दादा। तभी एक मवाली ने वहां प्रवेश किया। पंगा दादा, विश्व आतंकवाद का दुश्मन महाबली नागराज आपको ढूंढता फिर रहा है। रूह फना हो गई पंगा दादा की नागराज का नाम सुनकर। क्या नागराज मुझे ढूंढ रहा है? बड़े बड़े अपराधियों का संहारक मुझ छोटे से गुंडे को पूछ रहा है। ऐसा ही होता है अपराध जगत में नागराज का नाम सुनकर। मुझे तो कहीं छुप जाना चाहिए, अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए। कांप उठा था वो। लेकिन तभी एक जोरदार आवाज गूंजी। कहीं नहीं छुपोगे तुम। बुगाकू के रहते तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। बुगाकू?
पंगा दादा बुगाकू के चरणों में गिर पड़ा। मुझे बचा लो, बचा ले रे अपने बच्चे को बुगाकू, नागराज मुझे मार डालेगा। नागराज के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ पंगा दादा, और उसको अपने साथ लेकर ही जाऊंगा मैं। तभी नागराज ने वहां प्रवेश किया। नागराज आ गया। बुगाकू, बोलो कहाँ ले चलोगे मुझे, पर पहले इस कसाई को मौत के घाट उतार दूं। बुगाकू ने नागराज पर कराटे का एक जबरदस्त वार किया। पंगा दादा तक तेरे कदम नहीं बढ़ने दूंगा मैं। बुगाकू की शक्ति का एहसास हुआ नागराज को। जोकर समझकर लड़ रहा था मैं तो इससे, ये तो कुंफू का मास्टर है। बुगाकू टूट पड़ा नागराज पर। कितना सुंदर प्रदर्शन है। उसके वार बिजली की तेजी से पड़ रहे थे। धाड़ धाड़ धड़। बेहतरीन जापानी कराटे है ये। नागराज को उठाकर उछाल फेंका बुगाकू ने। एक बार मौका मिल जाए बस। कड़ाक कड़ धड़ाक। नागराज को कुंफू कराटे में मात देने वाला निस्संदेह विश्व का सर्वश्रेष्ठ फाइटर है। किंतु अभी नागराज हारा कहाँ था। उसे जिस मौके की तलाश थी वो उसे मिला। जितनी तेजी से बुगाकू ने नागराज को उछाला, उतनी ही तेजी से वो वापस आया। बुगाकू के सीने से भयंकर गति से टकराई नागराज की किक। नागराज फुर्ती से पलटा पंगा दादा की ओर। पंगा दादा, अब तेरी मौत रोकने वाला जल्दी नहीं उठ पाएगा। नागराज के अगले वार ने पंगा दादा की कनपट्टियों को रौंद दिया। पंगा दादा, कसाई, तुझे अभी तड़पा तड़पा कर मारूंगा नीच। गरीब बच्चों की जिंदगी तबाह करता है तू। कड्डैक। नागराज ने उठा ली वो कुल्हाड़ी जिससे पंगा दादा बच्चों के हाथ पैर काटता था। बच्चों को अपाहिज बनाकर उनसे भीख मंगवाता है। अब तेरी ही कुल्हाड़ी से तुझे काट डालूंगा मैं। किंतु पंगा दादा को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बहरा हो चुका था वो। उसे तो सिर्फ दिख रहा था मौत की तरह अपनी तरफ बढ़ता नागराज, और धरती से एक और पापी का खात्मा हुआ। किंतु तभी नागराज के शरीर में पैवस्त हो गई शक्ति खड़ग। बस, बहुत हाथ दिखा चुका ये, अब इसे ले जाने का समय आ गया। नागराज के शरीर में एक तूफान उठने लगा। पीठ पर वार। बुगाकू, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बेहोश हो गया बेचारा। मिस किलर कितनी खुश होगी इसे देखकर। सुपर कमांडो ध्रुव, जिसने समाज से अपराध के कोड़ का खात्मा करने का बीड़ा उठाया। सुपर कमांडो ध्रुव, जो आसमान में चमक रहे ध्रुव तारे के समान अपराध खत्म करने की अपनी प्रतिज्ञा पर अटल है। बढ़ा जा रहा था कमांडो हेडक्वार्टर की तरफ। कमांडो फोर्स को आज पैराट्रूपिंग की प्रैक्टिस पर ले जाना है। तभी एक शक्तिशाली आकृति मोटरसाइकिल के सामने आ खड़ी हुई। अरे ये क्या, कौन है ये? उसने पेट्रोल से भरा वो कनस्तर खाली कर दिया। फिर ध्रुव के मुंह से निकली हैरत भरी आवाज, जुबिस्को। जुबिस्को ने तीली पेट्रोल पर फेंकी। आग का तूफान उठा। मैं तो समझ रहा था ये मर चुका। मरेगा अब तू ध्रुव। और इसका चेहरा कैसे ठीक हो गया? आह! जुबिस्को और ध्रुव की शानदार टक्कर जानने के लिए पढ़े प्रतिशोध की ज्वाला और बहरी मौत। विश्व के सबसे ताकतवर आदमी के नाम से मशहूर ग्लोब सर्कस के कलाकार जुबिस्को ने ध्रुव को घूंसों का स्वाद चखाया। कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ जरूर है। धाड़। ताकत में निस्संदेह वो ध्रुव से ज्यादा शक्तिमान था, लेकिन अभी तो इससे निपटना ही मुश्किल हो रहा है। कड़ाक। ध्रुव ने कनस्तर उठा लिया। अब यही मुझे जुबिस्को से बचाएगा। धड़ाक। आह! फिर ध्रुव ने खाई एक कलाबाजी। इस किक में बड़ी ताकत है पहलवान। पल भर में जुबिस्को का शक्तिशाली शरीर आग की लपेट में आ गया। उफ, अगर ये खत्म हो गया तो मुझे इसके बारे में जानकारी कैसे मिलेगी? किंतु अगले ही पल वो हैरान रह गया जब एक चमक के साथ वो गायब हो गया। हाय, ये क्या मिस्ट्री है? और हैरानी लिए वो कमांडो हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ चला। कमांडो हेडक्वार्टर के पास पहुंचते ही एक शरीर तेजी से ध्रुव से टकराया। धुम! हाय, ये क्या? दोनों फुर्ती से खड़े हुए। ध्रुव, वो करीम को मार डालेगा। कौन मार डालेगा करीम को? कान धमक गए वो नाम सुनकर ध्रुव के। रोमन हत्यारा। पता नहीं कहां से आया वो। करीम उसके शिकंजे में फंसा हुआ है। रोमन हत्यारा? ये फिर कहां से आ गया? रोमन हत्यारा ने करीम की गर्दन दबोच रखी थी। छोड़ दे इसे हत्यारे, वरना। हाथी की टक्कर के रोमन हत्यारे पर उस किक का कोई असर ना हुआ। उफ, मैं इसकी असीमित ताकत को भूल गया। तुम आ गए ध्रुव, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। ध्रुव की एक बेहतरीन कॉमिक्स रोमन हत्यारा जरूर पढ़े। हाड़! इसकी ताकत इसके टोप में है। मुझे किसी तरह इसका टोप उतारना होगा। उफ! अगले ही पल एक टोप ध्रुव के हाथ में था।
इसकी ताकत तो मेरे हाथ में है, फिर ये हंस क्यों रहा है? हाय, ये क्या? एक टोप अभी भी रोमन हत्यारे के सिर पर सजा हुआ था। ये क्या अजूबा है? मेरे सिर के टोप उतार उतार कर ये कमरा भर जाएगा, लेकिन एक टोप फिर भी मेरे सिर पर दिखता रहेगा तुम्हें। एक बार फिर रोमन हत्यारे की तलवार ध्रुव की गर्दन से सटी हुई थी। किसी भी क्षण ये तलवार मेरी गर्दन चीर देगी अगर। अब तेरा किस्सा खत्म समझ। कई काम एक साथ हुए। थैंक यू रेणु। और रोमन हत्यारा का शरीर खतरनाक अम्ल यानी सल्फ्यूरिक एसिड से नहा गया। कमरे में गूंज उठी उसकी भयानक चीखें। उसके साथ ही बिजली सी कौंधी और गायब हो गया रोमन हत्यारा भी। पीटर, रेणु व करीम तीनों ने घेर लिया ध्रुव को। कैप्टन, क्या बला थी? ये कौन था? षड्यंत्र। कोई गहरा षड्यंत्र रचा जा रहा है, किंतु अभी मुझे कुछ नहीं पता। फिर ध्रुव ने उन्हें जुबिस्को वाली घटना से भी अवगत कराया। हेडक्वार्टर छोड़ चारों निकल पड़े राजनगर एरोड्रम की तरफ। कैप्टन, पैराट्रूपिंग में मजा आ जाएगा। हाँ, किंतु बहुत सावधानी से सीखना होगा ये तुम्हें। हवा में 1000 फुट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद सभी ने अच्छी तरह पैराशूट कस लिए हैं। कुछ पल के बाद ही हम डाइव करेंगे। यस कैप्टन, हम रेडी हैं। किंतु वो कुछ पल जब बहुत लंबे खिंच गए। क्या चक्कर है? अब तक तो पायलट को हमें डाइव के लिए बोल देना चाहिए था। मैं चेक करके आता हूँ। कॉकपिट में पहुंचकर ध्रुव को लगा एक झटका। ये क्या, हिमालय तक पहुंच गए हम? पायलट, ये क्या कर रहे हो तुम? पायलट पलटा। एक और झटका लगा ध्रुव को। नरसिंह, तुम यहाँ? हाँ, मैं तुम्हारी मौत। नरसिंह ने प्लेन ऑटोमेटिक पायलट किया। फिर कैप्टन, धड़ाक। चारों फुर्ती से उछले। इसके हाथ का बंधा पट्टा खोल दो, ये साधारण आदमी रह जाएगा। चारों उस दानवाकार शरीर से लिपट गए। हा हा हा, चूहे हाथी पर चढ़ गए। अभी पता चलेगा बेटा कि चूहे क्या चीज हैं। उसने अपने शरीर को एक हल्की सी जुम्बिश दी। हाय, इस पर तो कोई असर नहीं हुआ। हाँ बच्चे, क्योंकि मैं हूं असली नरसिंह। हा हा हा। ध्रुव का दिमाग चीखा। इसकी आंखों का निशाना लेकर गोली चलाओ। दाएं दाएं दाएं। बुलेट्स अपने लक्ष्य की ओर लपकी। आज ही पढ़ें ध्रुव के जीवन का रोमांचक किस्सा। आदमखोरों का स्वर्ग व स्वर्ग की तबाही, अचूक निशाना और क्रूर हंसी। हा हा हा। शरीर तो मेरा बुलेट प्रूफ है ही, आंखों में भी बुलेट प्रूफ कॉन्टैक्ट लेंस लगे हैं मूर्ख। उफ, बहुत भयंकर रूप में सामने आया ये। नरसिंह तबाही पर उतारू हो गया। नरसिंह तुम सबको मार डालेगा। उस भयंकर उठापटक से प्लेन डगमगाने लगा। ये प्लेन अब नहीं बचेगा। फुर्ती से उठा ध्रुव और चलो जल्दी से बाहर कूद जाओ। किसी भी क्षण ये प्लेन किसी पहाड़ी चोटी से टकरा सकता है। कैप्टन, तुम समय खराब ना करो, कूदो। कैप्टन का आदेश मानने पर मजबूर थी वो। उसके कूदते ही ध्रुव ने छलांग लगा दी, लेकिन अब वो बिना पैराशूट के तेजी से नीचे की ओर जा रहा था। अगले क्षण आसमान तीव्र धमाके की आवाज से थर्रा उठा। धड़ाम। वो तो गया, पर मेरा क्या होगा? ध्रुव का गिरता हुआ शरीर शीघ्र ही पीटर, करीम व रेणु के निकट पहुंचा। आओ कैप्टन, हमारा हाथ पकड़ लो। ध्रुव के मजबूत हाथों ने पीटर व करीम के हाथ थाम लिए। अगर ये पैराशूट आपस में उलझ गए तो चारों साथ ही मरेंगे कैप्टन। वे सुरक्षित उतर गए। तीनों ने पैराशूट अपने जिस्मों से अलग किए। कैप्टन, अब हम वापस राजनगर कैसे जाएंगे? मुझे तो बहुत भयंकर ठंड लग रही है। मुझे भी। उसके लिए मेरे पास ये यंत्र है जिसे तुम तीनों बारी बारी अपनी बेल्ट पर लगाकर इस ठंड से बच सकोगे। और कैप्टन तुम? मैं इच्छा शक्ति से ठंड पर काबू रखूंगा। किंतु तीनों ने ही वो यंत्र लेने से इनकार कर दिया। नहीं कैप्टन, हम भी अपनी इच्छा शक्ति की परीक्षा लेते हैं आज। ठीक है कमांडोज, जैसी आपकी मर्जी। चारों तेजी से नीचे उतर रहे थे और उनसे भी तेज कोई ऊपर चढ़ रहा था। यतिराज? यतिराज को देख ध्रुव का चेहरा खिल उठा। आओ मित्र यतिराज, आज हमें तुम्हारी जरूरत है। किंतु ध्रुव के मित्रता के बढ़ते हाथ को थाम कर यतिराज ने उसे उछाल फेंका। यति और मानव में क्या मित्रता मूर्ख। उफ, तो ये यतिराज भी इसी षड्यंत्र का हिस्सा है। ध्रुव ने चला दी लात। इसका मतलब ये असली यतिराज नहीं है। धाड़। ध्रुव के दिमाग में गूंज उठे यतिराज के वो स्वर। तुमको जब हमारी जरूरत हो तो हिमालय पर हमको कहीं से भी बुला लेना। यतिराज व ध्रुव की सनसनीखेज कॉमिक्स पढ़ें। बर्फ की चिता। अपने कैप्टन की मदद को आगे बढ़ती रेणु ने यतिराज पर छलांग लगा दी। कैप्टन को मारता है गुंडे। और असली यतिराज को बुलाने के लिए मुझे उसे आवाज लगानी ही होगी।
यतिराज ने किसी खिलौना गुड़िया की तरह उसे लपक लिया। यतिराज, यतिराज, यतिराज। यतिराज ने उछाल फेंका रेणु को। रेणु के मौत की तरफ बढ़ते शरीर को थाम लिया दो विशाल हाथों ने। क्रोधित ध्रुव ने उठा ली एक भारी हिमशिला। वो कहीं दिखाई नहीं दे रही ध्रुव, सैकड़ों फीट गहरी खाई में जा गिरी है वो। तुम सब भी वहीं जाओगे बच्चों, मैं तेरा सिर तोड़ दूंगा कमीने। लेकिन बड़े आराम से बचा गया वो ध्रुव का वार। हा हा हा, अब होगी तेरी चट्टान और तेरा ही सर। किंतु चट्टान फेंकने के लिए यतिराज का उठा हाथ उठा ही रह गया, क्योंकि असली यतिराज आप आ गए। हाँ ध्रुव, हिमालय में गूंजती तुम्हारी आवाज मुझ तक पहुंच गई थी और असली यतिराज ने नकली यतिराज को उछाल फेंका। जाओ मरो, हमारे क्षेत्र में हमारे मेहमानों से लड़ते हो। और ध्रुव ने देखी फिर वही चमक। गायब, कैप्टन। सबके चेहरे खुशी से खिल उठे रेणु को सुरक्षित देखकर। रेणु, मुझे यतिराज ने बचाया ध्रुव। फिर राजनगर आईजी राजन के सामने, और फिर हम पास के भारतीय सैनिक शिविर तक पहुंच गए, जहां से हम अभी आर्मी हेलीकॉप्टर द्वारा यहां पहुंच गए। लेकिन ये कैसा षड्यंत्र चल रहा है तुम्हारे खिलाफ? मैं इसकी तह तक जरूर पहुंचूंगा पापा। भैया, आपने वादा किया था कि आज मेरे साथ नेशनल लेक में हो रही नौकायान प्रतियोगिता देखने चलेंगे। क्यों नहीं, उसमें तुम जो हिस्सा ले रही हो। नेशनल लेक नौकायान प्रतियोगिता पूरी तेजी पर थी। शाबाश श्वेता, बकअप, श्वेता ही जीतेगी। किंतु श्वेता और जीत के बीच सिर उठाया शैतान ने। समुद्र का शैतान। और श्वेता को दबोचकर विद्युत गति से टापू की ओर तैरने लगा। ये क्या हो रहा है? सभी गड़े हुए मुर्दे जिंदा हो रहे हैं। श्वेता को खतरे में देख ध्रुव ने लेक में छलांग लगा दी और स्टीमर चल पड़ा टापू की ओर। और तेज चलाओ, कहीं वो श्वेता का कोई अहित ना कर दे। खतरे की भयानकता का आभास श्वेता को भी था, किंतु खुद को डरपोक दिखाने वाली श्वेता की बहादुरी का कोई मुकाबला न था। भैया का इससे मुकाबला बहुत जोरदार रहा था, अब इससे लड़ने में मजा आ जाएगा। तभी श्वेता के हाथों में चमकने लगा एक छुरा। अगले ही पल गुलाबी खून। जोरदार मुकाबला, यानी ध्रुव का कॉमिक्स समुद्र का शैतान पढ़ना ना भूलें। दर्द से तिल मिलाकर समुद्री दैत्य ने श्वेता को उछाल फेंका। बस इतना समय काफी है मुझे चंडिका बनने के लिए। और समुद्री दैत्य की पीठ पर पड़ी चंडिका की जबरदस्त किक। धाड़। बाप रे, इतनी जबरदस्त किक से भी ये जरा सा हिलकर रह गया। दैत्य पलटा। उफ, इससे टक्कर सचमुच बहुत भारी पड़ेगी। चंडिका टकराई जमीन से और दलदल। ओह माय गॉड, अब भैया की आवाज भी आ रही है। ये दानव मुड़ क्यों रहा है? दैत्य इसलिए मुड़ रहा था क्योंकि उसकी मनचाही चीज जो करीब आ रही थी। सुपर कमांडो ध्रुव। चंडिका दलदल में और श्वेता। ध्रुव चंडिका की मदद को लपका, किंतु कर पहले इसी से निपटना पड़ेगा। मशाल संभाल फुर्ती से उठा ध्रुव। पिछली बार भी यह आग से मरा था, ये इससे जरूर घबरा जाएगा। लेकिन ध्रुव के आश्चर्य की कोई सीमा ना रही जब ओह, इसके निर्माता ने इसमें से पिछली कमी दूर कर दी। तभी ध्रुव का हाथ थामा चंडिका ने। ध्रुव, इसको दलदल में धकेल दो। दोनों की इकट्ठी ताकत ने उछाल फेंका दैत्य को दलदल में। धन्यवाद चंडिका, तुम्हारा आइडिया बढ़िया रहा, वरना इस शैतान से निपटना बहुत मुश्किल था। अब मुझे श्वेता भी तो बनना है। और चंडिका निशब्द वहां से गायब हो गई, साथ ही दैत्य भी गायब। दोनों गायब। फिर श्वेता मिली ध्रुव को यूं। लगता है चंडिका के बीच में आ जाने से दैत्य इस डरपोक को यहीं छोड़ गया होगा और ये हो गई बेहोश। ड्रामा कामयाब रहा। घर पहुंचने पर हा हा हा, भैया अब मैं कभी नदी या समुद्र के पास नहीं जाऊंगी। हाँ, और नल के पास भी मत जाना। हा हा हा, डरपोक कहीं की। दूर इन दृश्यों का आनंद कोई और भी ले रहा था। सम्राट ठोड़ांगा, देख रहे हो कैसे इस मशीन से मैं ध्रुव की जिंदगी के पिछले प्रतिद्वंदियों को तैयार करके उन्हें ध्रुव के सामने ट्रांसमिट कर देती हूँ और फिर चलता है चूहे बिल्ली का खेल। हा हा हा, यू आर जीनियस। मिस किलर ने कंट्रोल लीवर खींचा। पहले मैं उसे बुरी तरह छका दूंगी, फिर बुगा को जब नागराज को यहाँ ले आएगा तो उसे ध्रुव को भी पकड़ने भेज दूंगी। खाली पड़े केबिन में अब नजर आ रहे थे 4 कंकाल व कपालिक। हा हा हा, अब देखना इन 5 का ध्रुव से मुकाबला। उधर राजनगर कालिंदी कुंज में। ध्रुव, कोई बड़ा आपराधिक संगठन वैज्ञानिक शक्तियों से तुम्हें परेशान कर रहा है। हाँ नताशा, मुझे भी यही लगता है। तुम्हें किसी पर शक है? हाँ,
2 पर मिस किलर और ग्रैंड मास्टर रोबो यानी तुम्हारे पापा, क्योंकि यही दोनों वैज्ञानिक शक्तियों से लैस है। ध्रुव के शब्दों से नताशा के दिल को गहरी चोट लगी। मेरे पिता ग्रैंड मास्टर रोबो हैं, बार बार ये कहकर मेरे दिल को ठेस पहुंचाते हो तुम। तुम्हें पता है मैं उन्हें छोड़ चुकी हूं। आई एम सॉरी नताशा। तभी प्रकट हुई वहां वे भयानक आकृतियां। ये क्या है? शायद 3 आयामी आकृतियां यानी 3D इमेजेस, रूहों का सिकंजा वाली। और गूंजी वो भयानक आवाज, ये प्रेत तुम लोगों को चीर-फाड़ डालेंगे ध्रुव। कपालिका? ग्रैंड मास्टर रोबो व नताशा के बारे में जानने के लिए पढ़ें ध्रुव का राज कॉमिक्स विशेषांक ग्रैंड मास्टर रोबो। ध्रुव ने कपालिका पर छलांग लगा दी। इसके हाथ की छड़ी छीन लेता हूं। इसी छड़ी में छिपे रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं ये प्रेत। अगले ही पल छड़ी ध्रुव के हाथ में आ चुकी थी, किंतु हाय, इन पर तो इसका भी कोई असर नहीं हो रहा। हा हा हा, ये छाया नहीं है, मजबूत हड्डियों वाले असली प्रेत हैं। अब ध्रुव के पास नताशा को बचाने का एक ही तरीका था, इनसे भिड़ना पड़ेगा। वाकई मजबूत हड्डियों वाले थे प्रेत। हा हा हा, अब ये चारों तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे ध्रुव। इसके साथ ही ध्रुव की गर्दन प्रेत के मजबूत पंजों में जकड़ गई। उफ, इसका सिकंजा बहुत मजबूत है। ध्रुव के मुंह से निकली एक पतली एवं तीव्र आवाज, भां, कैसे सांड की तरह डकार रहा है। किंतु उस डकार को सुन पार्क के बाहर आराम करता वो सांड तत्काल उठा और उस आवाज का मतलब वो सांड भली भांति समझ गया था। धड़ाक! सांड दूसरे प्रेतों की तरफ बढ़ा और उन्हें खत्म करके ही रुका। ध्रुव कपालिका पर टूट पड़ा। कपालिका, बोल, किसने भेजा है तुझे? किंतु हारा हुआ कपालिका भी हवा में विलीन हो गया। उफ, गायब। बाद में ध्रुव, ग्रैंड मास्टर इस खेल में शामिल नहीं है। हाँ, वरना ये प्रेत तुम पर हमला कभी ना करते। फिर वे दोनों पार्क से बाहर निकल गए। अगले दिन पुलिस हेडक्वार्टर में ध्रुव, राजनगर से माटुंगा के राजनीतिक मिनिस्टर साधु का अपहरण हो गया है। वुडू और रूह, 2 अपहरणकर्ताओं ने उन्हें शहर के बाहर पुराने किले के खंडहर में छुपा रखा है। वुडू और रूह, आप एक पुलिस जीप उन्हें लाने के लिए वहां भेज दें। मैं खंडहर में घुसकर मिस्टर साधु को अपहरणकर्ताओं से छुड़वाऊंगा। तुम अकेले अंदर जाओगे? तभी एक तेज धमाके की आवाज से पुलिस हेडक्वार्टर की इमारत थर्रा उठी। धड़ाम! ये क्या हुआ? आईजी साहब, ध्रुव को मेरे हवाले कर दीजिए, वरना इस रिमोट कंट्रोल से मैं आसपास की सभी इमारतें उड़ा दूंगा, क्योंकि सभी इमारतों में मैंने बम फिट कर रखे हैं। आईजी राजन मेहरा मुड़े। ध्रुव, आप बेफिक्र रहिए, मैं देखता हूं इसमें कितना दम है। महामानव की ध्रुव से खौफनाक टक्कर, ध्रुव की शानदार राज कॉमिक्स महामानव में। ध्रुव बिल्डिंग से बाहर निकला। यह महामानव का डुप्लीकेट है, इसलिए इसमें महामानव वाली मानसिक शक्ति नहीं होगी। आओ ध्रुव, स्वागत है, मेरे नजदीक आओ। ध्रुव आगे बढ़ा, किंतु अगला कदम धरती पर पड़ते ही एक तीव्र धमाका हुआ। धड़ाम! धोखा! और जब उसके पैर दोबारा जमीन पर टिके, अब की बार तो बच गए दोस्त। खैर, फिर आगे बढ़ो, और कोई शरारत की तो ये सभी इमारतें धूल में मिला दूंगा। बहुत समझदारी से काम लेना पड़ेगा, बस सिर्फ एक बार। महामानव ने एक बार फिर बटन दबाया, लेकिन इस बार ध्रुव कुछ पहले ही उछल चुका था। धड़ाम! इसके पास पहुंच जाऊं। एक ही जोरदार वार ने महामानव का सिर पीस कर रख दिया। डिशुम! और उसके साथ ही महामानव भी गायब हो गया। ध्रुव, तुम ठीक तो हो ना? हाँ पापा, बस अब आप पुराने किले के खंडहर का इंतजाम करवाइए। फिर ध्रुव बढ़ चला अपनी मोटरसाइकिल की ओर। पुराने किले के खंडहर में। ध्रुव, मैं चाहता तो यहीं बैठे बिठाए इस पुतले में ये सलाई घोंपकर तुम्हें खत्म कर देता, लेकिन तुम्हें सामने मरता देखने में मजा ही कुछ और आएगा। कहते ही वुडू ने हाथ में थमी वो सलाई पुतले की बाह में घुसेड़ दी। आह! उफ, वो अब तक क्यों नहीं आया? वुडू, तुम इसे मारोगे नहीं, ये मेरे हाथों ही मरेगा। वुडू ने दूसरी सलाई पुतले की टांग में घोंप दी। ठीक है मित्र, मैं इसे खूब तड़पाऊंगा, फिर तुम इसको यमलोक पहुंचा देना। उफ, काश मैं पहले ही इस मंत्र का तोड़ जादुई पानी पिया था। फिर रूह ने ध्रुव को दबोच लिया अपनी हसरतें पूरी करने के लिए। आजा बच्चे, अब रूह से तो टकरा ले, इसका इंतजाम तो मैं करके आया हूं। रूह में अद्भुत शक्ति थी, एक हाथ से चलते हुए टैंक को रोक सकता था वो, फिर ये खंबा भला कैसे टिका रहता। उफ, इस तरह तो ये पूरे खंडहर को ध्वस्त कर देगा। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, चाहे वो आए या ना आए। ध्रुव ने जेब से एक छोटी सी गेंद निकाली और
मुझे सांस रोक लेनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, जहरीली गैस, उफ, हाँ हाँ। वुडू व मिस्टर साधु जहरीली गैस की पहुंच से दूर थे। जब धुआं छटा, ये तो गया काम से। हाँ, लेकिन अब तू नहीं बचेगा बच्चे। ये मैं सलाई घोंप रहा हूं तेरे पुतले की गर्दन में। जैसे जैसे सलाई का दबाव पुतले की गर्दन पर पड़ रहा था, ध्रुव का दम घुटता जा रहा था। गुम गुम। तभी खंडहर हृदय विदारक चीख से गूंज उठा, किंतु वो चीख थी वुडू की, जो अपना पेट थामे जमीन पर अब मृत पड़ा था। किशोर। उसी के साथ प्रकट हुआ किशोर, वुडू तंत्र का ज्ञाता। थैंक यू किशोर, पिछले वुडू अभियान में भी तुमने मेरी खूब सहायता की थी, इसलिए वुडू का नाम सुनते ही मैंने वुडू के पुतले के साथ यहाँ आने के लिए तुम्हें फोन पर बोल दिया था। हाँ, लेकिन ट्रैफिक के कारण मुझे पहुंचने में कुछ देर हो गई। किशोर के मुंह से आश्चर्य मिश्रित सिसकारी निकल गई जब ध्रुव, वे दोनों तो गायब हो गए। हाँ, क्योंकि ये बने ही गायब होने के लिए हैं। फिर मिस्टर साधु को आजाद करके दोनों खंडहर से बाहर निकल चले और मिस किलर के सामने खड़ा था बुगाकू। शाबाश, जिस तरह से तुम नागराज को यहाँ पकड़ कर लाए हो, मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि इस बार हम अपने मकसद में जरूर कामयाब हो जाएंगे। हाँ मिस किलर, अब तो मुझे भी अपने सिंग पैने करने पड़ेंगे। बुगाकू, अब तुम्हें इसी खूबी से राजनगर से सुपर कमांडो ध्रुव को उठा के लाना है, जो तबाका और बहरी मौत से जूझ रहा है। ठीक है मैडम। तबाका, जिसकी भाषा ध्रुव नहीं जानता। बहरी मौत, यानी ये दो भयानक बहरे सिंह जो कोई आवाज नहीं सुन सकते। दहाड़, गर्र। इस वक्त ये मौत के दूध खेरे खड़े थे ध्रुव को, सुपर कमांडो ध्रुव को। ग्लोब सर्कस के स्ट्रॉन्ग मैन जुबिस्को द्वारा प्रशिक्षित बहरी मौत। ध्रुव ने मोटरसाइकिल फुर्ती से घुमाई। जब मैं यहाँ पहुंचा, इन्होंने निर्दोषों को मारना शुरू ही किया था। दर्द से बिलबिला उठा जंगल का राजा। ध्रुव ने मोटरसाइकिल को उछाला। अगर मैं समय पर ना पहुंचता तो ये कहीं जाने ले लेते, पर अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। एक जबरदस्त टक्कर लगी तबाका के सीने पर। आग्रह। तभी ध्रुव की ठोकर से तिल मिलाए सिंह ने उस पर छलांग लगा दी। पुलिस अभी तक नहीं आई, हम ही कुछ करें। उफ, बहुत जल्दी मौका मिल गया इन्हें। और फिर खाली हाथ वो उस दरिंदे से टकरा गया। इतने भयानक हिंसक जानवरों से तो सुपर कमांडो ध्रुव ही लड़ सकता है, हम नहीं। एक एक करके लड़े तो शायद मैं इन पर हावी हो जाऊंगा, लेकिन वे तीनों तो इकट्ठे ही ध्रुव पर टूट पड़े। घर, दहाड़। उफ, समय पर कुछ न किया तो मेरी लाश तक पहचानने लायक नहीं रहेगी। ध्रुव को मौत के मुंह के करीब देखकर ध्रुव को चाहने वाले राजनगर के लोग कांप उठे। उफ, मुझे छोड़ दो माँ, ध्रुव को मेरी जरूरत है। सबके दिल झंझोड़ कर रख दिए दो बालकों ने। ये हमारे लिए हमेशा मौत से खेला, और आज जब इसे जरूरत है हमारी, तो हम खड़े देख रहे हैं। लानत है हम पर। भीड़ शोर मचाती हुई ध्रुव को बचाने भागी। ध्रुव, ध्रुव, ध्रुव। ध्रुव का उत्साह बढ़ा। उसने अपनी शक्ति संचित की और सबसे पहले उसने उछलकर एक शेर की आंखों में उंगलियां घोंप दी। बहरा तो था ही, अंधा भी हो गया। बाकी कसर भीड़ ने पूरी कर दी। मार डालो, तोड़ डालो, शहर में आकर आतंक फैलाते हैं। दूसरा शेर ध्रुव पर जब लपका, तब तक उसके हाथ में एक लंबा छुरा चमक रहा था। एक सच्चा निशाना और इसका काम तमाम। ध्रुव के निशाने से आज तक कोई न बच सका था। तबाका को संभालना भीड़ को भारी पड़ रहा था। इससे पीछा छुड़ाने का एक तरीका है मेरे पास। ध्रुव ने ड्राइविंग सीट संभाली। सब इसको छोड़कर दूर दूर हट जाएं। ट्रक तीव्र गति से भागा। बस एक काम और, बस अब हुआ इसका काम तमाम। गर्र। तबाका ने आखिरी हिचकी ली। अगले ही पल भीड़ के देखते ही देखते तीनों के मृत शरीर गायब हो गए। अरे गायब? अब क्या विपदा आएगी मुझ पर? तभी प्रकट हुआ वहां बुगाकू। चलो दोस्त, तुम्हारे चलने का समय हो गया है। हाय, ये क्या बला है? बुगाकू ने शक्ति खड़क ध्रुव के मस्तिष्क से छुआ दिया। अब तुम बेहोश हो जाओ। हाय। इसके साथ ही ध्रुव की चेतना लुप्त होती चली गई। अगले ही पल ध्रुव के बेहोश शरीर के साथ वो गायब हो गया। राजनगर वासी सिर्फ आश्चर्य के और कुछ न कर पाए। खिल उठे मिस किलर और सम्राट ठोडांगा के चेहरे। वाह, हम कामयाब हो गए सम्राट ठोडांगा। हाँ मिस किलर, अब काकुला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बुगाकू इन दोनों को शक्ति खड़क से मार डालेगा। नागराज, तुम यहाँ कैसे? ध्रुव, तुम यहाँ कैसे? नागराज और ध्रुव दोनों ही हैरान थे। दोनों ने एक दूसरे की आप बीती सुनी। ओह, तो इसका मतलब है कि इस बार मिस किलर और थोड़ांगा मिलकर हम दोनों को खत्म करना चाहते हैं।
मिस किलर को तो मैं जानता हूँ नागराज, लेकिन ये थोड़ांगा क्या भला है? नागराज ने ध्रुव को थोड़ांगा के बारे में बताया। उफ, निरीह जानवरों के इस हत्यारे को तो सजाए मौत मिलनी चाहिए। हाँ, किंतु पहले इस कैद से आजाद होना आवश्यक है। तभी दोनों का ध्यान उन कराहटों की तरफ गया। लगता है इन दोनों को होश आ रहा है। लेकिन है कौन ये? आह! जल्दी दोनों उठ खड़े हुए। कौन हो तुम दोनों? मैं कंटाली और ये मंटाली। तुम नागराज हो ना? हाँ, लेकिन तुम मुझे कैसे जानते हो? हम मकालू कबीले के सरदार ओसाका के बेटे हैं। थोड़ांगा गुंटारा व जीपा को मात देने के बाद तुम तो चले गए, किंतु भागे हुए थोड़ांगा ने वापस आकर फुकारू, कांगो और जागोता के साथ हमारे कबीले का विनाश कर दिया। बहुत से कबीले वासियों की हत्या कर दी। हम दोनों भाग खड़े हुए और पिता की हत्या का बदला लेने के लिए जंगलों में छिपे घूमते रहे। सम्राट थोड़ांगा के बारे में जानने के लिए पढ़े नागराज और काबुकी का खजाना व नागराज और थोड़ांगा, किंतु हम उसका कुछ न बिगाड़ सके और आखिर बुगाकू द्वारा पकड़ लिए गए। जंगली कबीलों के सरदारों को अपनी ताकत दिखाने के लिए ये हर साल काकुला का आयोजन करता है, जिसमें ये अपने वीरों को जंगल के बलिष्ठ लोगों से प्रतियोगिताएं करवाकर जंगल के बलिष्ठ युवकों की हत्या करवा देता है। उन दोनों की गाथा सुनकर नागराज व ध्रुव का क्रोध सातवां आसमान पार कर गया। अब के काकुला में उससे विपरीत होगा कंटाली, और मकालू कबीले वासियों की हत्या का बदला भी जरूर लिया जाएगा। काकुला एक बहुत बड़ा आयोजन जिसमें सभी जंगली कबीलों के सरदार आमंत्रित होते हैं भयानक व रोमांचक प्रतियोगिताएं देखने के लिए। उपस्थित सरदारों को सम्राट थोड़ांगा का अभिवादन। हर साल की तरह काकुला उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस बार एक तरफ आपके समक्ष मौजूद है नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव, कंटाली और मंटाली, और दूसरी तरफ है जागोता, फुकारू, कांगो और बुगाकू। सम्राट थोड़ांगा के इशारे पर बुगाकू ने ध्रुव, कंटाली व मंटाली के बंधन काट डाले। अब होगी खूनी लड़ाई। इसने नागराज को आजाद क्यों नहीं किया? ये चाहते क्या हैं? अगले ही पल जागोता कंटाली से, फुकारू मंटाली से व कांगो ध्रुव से उलझ पड़े। ताकत और दिमाग दोनों के प्रयोग से ही इस दानव को खत्म कर पाऊंगा मैं। जंगली कबीलों के सरदार हर्षोल्लास से चीख रहे थे, अगाड़ू, कराड़ू, दुड़, गुड़, 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 हुर्र, हा हा हा। सम्राट थोड़ांगा व मिस किलर भी इस रोमांचक मुकाबले को देखकर हर्षित हो रहे थे। हा हा हा, मिस किलर, जीत शक्ति खड़क की ही होगी। हाँ, इस बार बुगाकू के हाथों नागराज जरूर मारा जाएगा। कांगो ने ध्रुव को अपने फौलादी हाथों में जकड़ लिया। उफ, ये तो बहुत ताकतवर है। ध्रुव ने मुष्टि प्रहार किया, किंतु कांगो को तो जैसे किसी ने सिर्फ छुआ भर हो। वो ध्रुव पर हावी होता जा रहा था। ये देख नागराज अपनी बेबसी पर चिंगाड़ उठा, मुझे आजाद कर दे थोड़ांगा, फिर बहादुरी दिखा अपनी। किंतु जवाब में गूंजा थोड़ांगा का अट्टहास, हा हा हा, आएगा, तेरा भी मौका आएगा, सब्र कर। जागोता ने कंटाली को लहूलुहान कर दिया था। जागोता की शक्ति के आगे नगण्य था कंटाली। चल मर, जागोता को रोकता है, चीख उठा नागराज। खोलो, मुझे खोलो। तभी नागराज की कलाइयों से निकले ढेरों नाग। नागानंद, नागनाथ, आजाद कराओ मुझे। एक असंभव से कार्य में जुट गई नागसेना। मंटाली का तो कचूमर ही निकाल दिया था फुकारू ने। आह! इस दरिंदगी का आनंद ले रहे जंगली सरदार की हर्ष ध्वनि ने आसमान सिर पर उठा रखा था। कांगो ने ध्रुव को बेबस कर दिया था। उफ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, यह दरिंदा मुझे निगल जाएगा आज। ध्रुव का दम घुटता जा रहा था। गुर्र! और नागराज बहुत तड़प रहा था ये दरिंदगी देखकर। एक एक को देख लूंगा मैं, एक एक को। उसके मुंह से भयंकर विस्फुफकार छूट रही थी। नागसेना ने असंभव को संभव कर दिखाया। कांगो, अब तो नहीं बचेगा। ध्रुव, मैं आ गया हूं। नागराज का शरीर बिजली बन गया था। ईहा! कांगो का खुला हुआ मुंह विस्फुफकार से भर दिया नागराज ने, और नागराज का विष पचाना कांगो के लिए असंभव था। अगले पल वो फुकारू की गदा के सामने था। बराबरी की टक्कर ही बहादुरों को शोभा देती है। फुकारू की गदा अब नागराज के हाथ में थी। हथियारों से नहीं, हम निहत्थे ही लड़ेंगे। फुकारू ने भुजाओं की ताकत दिखाई। ठीक कहते हो, बहादुर का बहादुर से ही मुकाबला होना चाहिए। और उछाल फेंका नागराज को। कड़ाक! किंतु वो नागराज क्या जो दुश्मन को करारा जवाब न दे।
पुकारो, तेरी फूंक ना निकाल दी तो मेरा नाम नागराज नहीं। धड़ाक। आह। उसके बाद ध्रुव और मंटाली ने फुकारो को घुसों पर धर लिया। तुम इसे संभालो, मैं जगोता को देखता हूं। कंटाली, जिसकी आंखों के सामने लहरा रही थी मौत, किंतु इससे पहले कि फरसा नीचे आकर अपनी प्यास बुझाता, नागरसी। और अगले ही पल फरसा नागराज के कदमों में पड़ा था। दूसरे क्षण जगोता का शरीर नागरसी की कैद में था। तुम दरिंदों का खात्मा करके ही रहेगा नागराज। अब वो हिल भी नहीं सकता था। नागराज उसके करीब पहुंचा और ले, खून के प्यासे, इस फरसे की प्यास बुझा। जगोता के मस्तक के लहू से लाल होता चला गया वो फरसा। अपने बहादुर सिपाहियों की भयानक मौत ने थोड़ांगा व मिस्किलर को हिला दिया। बुगाकू, देखते क्या हो, कत्ल कर दो इन चारों को शक्ति खड़क से। बड़े भयानक अंदाज में बुगाकू ने शक्ति खड़क घुमाया। शक्ति खड़क फिर नागराज की ओर लपका। उफ, अगर ये खड़क मेरे शरीर में पेवस्त हो गई तो ये फिर मुझ पर हावी हो जाएगा। नागराज ने विष फुंफकार छोड़ी। नागराज, बुगाकू और शक्ति खड़क के आगे तुम टिक नहीं पाओगे। ओह, इसके मांस के कारण इस पर विष फुंफकार का कोई असर नहीं हो रहा। नागराज की सर्पसेना का भी उसने बड़ी चपलता से सफाया कर दिया। ऐसे ही अब तुझे भी काट डालूंगा नागराज। बुगाकू की सफलता पर अति प्रसन्न थे ठोड़ांगा और मिस्किलर। आज नागराज का खात्मा निश्चित है मिस्किलर। बुगाकू शक्ति खड़क कितनी खूबसूरती से चला रहा है। तीव्र गति से अपनी तरफ बढ़ती खड़क को नागराज ने दोनों हाथों से थाम लिया। ले, संभाल मेरा वार। उफ। किंतु शक्ति खड़क से प्रस्फुटित शक्ति किरणों ने हाई वोल्टेज करंट की तरह नागराज को जकड़ लिया। हा हा हा, नागराज, अब तुम मरा समझ। उफ, ये क्या, मेरे हाथ तो इससे चिपक कर रह गए। नागराज की सारी शक्ति सोख रही थी शक्ति खड़ग, जिससे पूरा अपराध जगत कांपता था, वो खुद कैसे कांप रहा है आज। मेरी शक्ति क्षीण पड़ती जा रही है। ओह, मौत कितने करीब है। कुछ, ओह, नागों का आह्वान करने से शायद कुछ हो सके। नागराज के होंठ गोल हुए और निकली एक आवाज, हिस। पराजित होते नागराज को देख बुगाकू का अट्ठास जंगल में गूंजने लगा। हा 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 हा, कुछ नहीं हुआ। मिस्किलर, हम नागराज की लाश की मम्मी बनाकर अपने पास रखेंगे। नहीं, मैं इसके शव को जापान ले जाऊंगी। मेरे वैज्ञानिक इस पर रिसर्च करेंगे। ये क्या हुआ? यकायक धरती फटी और टडा दो विशाल नाग जमीन के नीचे से निकले और बुगाकू के पैरों से लिपट गए। बुगाकू के पैर उखड़ने लगे। उफ, ये क्या, मेरे पैरों को ये नाग खींच रहे हैं। मैं रुक नहीं पा रहा हूं। और दुविधा में पड़ गया बुगाकू। अगर मैं ट्रांसमिट हो जाऊं तो बच सकूंगा, किंतु तब मुझे शक्ति खड़क से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि ये नागराज से चिपक चुका है। ओह, मैं कामयाब हो गया। दो विशाल नागों ने मेरी पुकार सुन ली और शक्ति खड़क से हाथ धोने का मतलब था बुगाकू की निश्चित हार। बुगाकू ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। नहीं, मैं इन नागों को नागराज के मरने से पहले कामयाब नहीं होने दूंगा। किंतु बस ये आखिरी मौका और आखिरी वार होगा। नागराज की ठोकर टकराई बुगाकू की टांगों से। फिर बुगाकू खुद को न रोक सका। तड़ 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 तड़। शक्ति खड़क एक झटके से नागराज से अलग हो गई। नागराज की मौत का सामान तैयार करने वाला नागराज द्वारा मौत के मुंह में पहुंचा दिया गया और देखते ही देखते बुगाकू का आखिरी सिरा भी धरती में समा गया। बुगाकू का अंत देख थोड़ांगा फुर्ती से उछला। शक्ति खड़क अपने कब्जे में कर नागराज को खत्म कर दूंगा। पल भर में वो खड़क तक पहुंच गया। जो काम बुगाकू नहीं कर पाया वो अब थोड़ांगा करेगा। लेकिन अगले ही पल अपूर्व फुर्ती दिखाई नागराज ने। नहीं थोड़ांगा, अब ये बाजी मैं हाथ से नहीं निकलने दूंगा। और अब वो प्रलयंकारी शक्ति खड़क तैयार था थोड़ांगा का खून पीने के लिए। उफ, सब गड़बड़ हो गया। थोड़ांगा, आज तेरे और मिस्किलर के आतंक से धरती को आजाद करवा दूंगा मैं। मौत थोड़ांगा के सामने सीना ताने खड़ी थी, किंतु वो थोड़ांगा क्या जो मौत से खेलने की इच्छा न जाहिर करे। नागराज, करवार मुझ पर। देखता हूं कि शक्ति खड़ग में मेरे गैंडे जैसी खाल बींधने की शक्ति है या नहीं। नागराज ने पूरी शक्ति से वार किया, किंतु नागराज का वो भयंकर वार बिल्कुल खाली गया, क्योंकि मिस्किलर ने अपने साथ साथ थोड़ांगा को भी ट्रांसमिट कर लिया। भाग गए दोनों मौत सामने देखकर, और भाग गए उसके सभी हिमायती भी। और तभी एक चमक के साथ प्रकट हुए वहां नाग सम्राट वासुकी। नागराज, ये शक्ति खड़ग नागलोक की अमानत है। लीजिए सम्राट, नाग जाति के लिए नागराज की सभी सेवाएं अर्पित है। नागराज,
यूं तो तुम सर्वशक्तिमान हो, किंतु फिर भी जब कभी हमारी जरूरत पड़े सिर्फ हमें याद कर लेना। शक्ति खड़ग लेकर नाग सम्राट वासुकी विलुप्त हो गए। फिर मकालू कबीले में कंटाली मंटाली ने नागराज और ध्रुव का शानदार स्वागत किया। धन्यवाद नागराज, एक बार फिर तुमने जंगलवासियों को थोड़ंगा के आतंक से मुक्त करवा दिया। ये तो मेरा फर्ज था दोस्त। वही नागराज ने ध्रुव को मिलवाया सतरंगा से। वाह नागराज, क्या खूब है तुम्हारा दोस्त सतरंगा। हाँ, 2 साल बाद भी नहीं भूला ये मुझे। फिर कंटाली व मंटाली से विदा लेकर नागराज और ध्रुव चल पड़े वापस अपने अपने लक्ष्य की ओर। नागराज, ये दोनों शक्तियां अभी खत्म नहीं हुई, ये फिर सिर उठाएंगी। हाँ मित्र, किंतु तब भी इनसे टकराने के लिए होंगे नागराज और ध्रुव। एयरपोर्ट पर दोस्त, मैं तो अब जाऊंगा राजनगर, जहां सभी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। और मैं अपने अपराध उन्मूलन के लंबे सफर पर। समाप्त। सतरंगा के बारे में जानने के लिए पढ़ें काबुकी का खजाना व नागराज और थोड़ंगा। तो दोस्तों, ये थी कॉमिक्स नागराज और बुगाकू। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी प्लीज़ अपनी राय कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।